मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। 26 दिसंबर 2010 को दाऊद इब्राहिम की 55वीं सालगिरह थी और उसकी सालगिरह का इससे बेहतर तोहफा उसे नहीं मिल सकता था कि फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के बाअसर तरीन अफराद से मुताल्लिक 2009 की फहरिस्त में दाऊद इब्राहिम का नाम 50वें नंबर पर शाया किया था। इस फहरिस्त में सबसे ऊपर अमरीकी सदर बराक ओबामा का नाम था। अजीब बात है कि हिंदुस्तान से राह फरार इख्तियार करने वाला ये बम्बई डॉन अपने ही वतन के वजीर आजम से इस फहरिस्त में कुछ ही नीचे है। भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह को उस फहरिस्त में 19वें नंबर पर रखा गया है। मनमोहन सिंह से सिर्फ एक कदम पीछे इसी फहरिस्त में हमें उसामा बिन लादेन का नाम मिलता है। इस फहरिस्त में बाअसर 67 की तादाद में सियासतदानों, बिजनेसमैन, मजहबी शख्सियात, मीडिया पर्सन्स और मनशियात फरोशों के नाम शामिल किए गए हैं। फोर्ब्स के एडिटर के मुताबिक मज़कूरा फहरिस्त मुरत्तब करने के लिए 4 बातों को पैमाना बनाया गया है। अव्वलन ये कि ऐसा शख्स अपने असर रसूख से दुनिया में कितनी तादाद में लोगों पर असरअंदाज हो सकता है। दूसरा, उसके कारिंदे किस हद तक मालियाती मसाइल अपने हाथों में लिए हुए हैं। तीसरा, उनकी ताकत कसीरुल जहती है या नहीं। और आखिर ये कि ऐसे शख्स की जानिब से कुव्वत का भरपूर इस्तेमाल किया भी जाता है या नहीं। इन मयारात की बुनियाद पर बराक ओबामा के बाद रूसी वजीर आजम व्लादिमीर पुतिन और चीनी वजीर आजम हू जिनताओ को रखा गया था। इसी फहरिस्त में पोप बेनेडिक्ट 16 को 7वां नंबर मिला है। दाऊद इब्राहिम के अलावा जोकिन गिज़मैन वो वाहिद गैंग लॉर्ड है जो इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। हैरत की बात है कि अंडरवर्ल्ड में गिज़मैन का सफर और उसका खानदानी पस मंजर दाऊद इब्राहिम से बड़ी हद तक मुमासलत रखता है। गिज़मैन के निस्फ दर्जन से ज्यादा बहन भाई थे और दाऊद इब्राहिम की तरह उसकी बचपन की जिंदगी भी कसमापुरसी के आलम में गुजरी। अलबत्ता गिज़मैन का वालिद उसके साथ शरीक रहा, जबकि दाऊद इब्राहिम के वालिद इब्राहिम कास्कर एक पुलिस कांस्टेबल थे और उनका असर रसूख बम्बई में अपने इलाके की मखसूस मुस्लिम कम्युनिटी तक महदूद था। एक मुशाबहत जो दोनों गैंग लॉर्ड्स में पाई जाती है वो ये है कि दोनों गैंग लॉर्ड्स ने 20 बरस की उम्र में अंडरवर्ल्ड में अहमियत इख्तियार कर ली थी और फिर उसके बाद उनका नाम उस दुनिया में ऊपर ही ऊपर जाता रहा। मैक्सिको की अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाले गिज़मैन के असासे 1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक जा पहुंचे। अलबत्ता दाऊद इब्राहिम की दौलत के आदाद शुमार मयस्सर नहीं हो सके हैं। गो के गिज़मैन फोर्ब्स की फहरिस्त में दाऊद इब्राहिम के मुकाबले में ऊपर नजर आता है, लेकिन यूएस बिजनेस मैगजीन के मुताबिक ताकत के इस्तेमाल और असर रसूख के एतबार से दाऊद इब्राहिम गिज़मैन पर सबकत लिए हुए है। दाऊद इब्राहिम ने अपनी अंडरवर्ल्ड सल्तनत को इंतहाई एहतियात और समझदारी से चलाने में कई सरबराहान रियासत को भी मात दे दी है। अपनी इंतहाई कोशिशों के बाद बिलाखिर भारत ने अमरीकियों से ये बात मनवा ली कि आलमी दहशतगर्दी में दाऊद इब्राहिम का हाथ भी मुलव्वस हो सकता है। 11 सितंबर के वाकयात के बाद अमरीकी मतलूबा अफराद की फहरिस्त को बड़ी फराख दिली के साथ वसअत दे रहे थे। उन्होंने इस फहरिस्त में दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल कर लिया। भारतीय हुकूमत ने 9/11 और उसामा बिन लादेन के साथ दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक जोड़ने की गरज से 1993 बम्बई धमाकों को बतौर मिसाल पेश किया। उनका मौकिफ था कि ऐसा शख्स जो इस बुरी तरह बम्बई शहर को हिला सकता है, सिर्फ उसी ने ट्विन टावर्स को गिराने में उसामा बिन लादेन को मावनत फराहम की होगी। बिलाखिर 16 अक्टूबर 2003 के दिन यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा ये ऐलान कर दिया गया कि बहवाला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 13224 दाऊद इब्राहिम को आलमी सतह पर मतलूबा अफराद की फहरिस्त में शामिल किया जाए। उसके बाद से अमरीका और दीगर ममालिक में दाऊद इब्राहिम के बैंक अकाउंट्स और असासों को मुंजमद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक से भी ऐसा ही करने को कहा गया। इसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में दाऊद इब्राहिम को उसामा बिन लादेन से भी नत्थी कर दिया गया और ये कहा गया कि उसामा बिन लादेन को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने में दाऊद इब्राहिम का बड़ा हाथ है। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को देखकर ये अंदाजा होता है कि इसे भारत की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक जारी किया गया था। इसके बाद से अमरीकी CIA ने दाऊद इब्राहिम की हरकत सकनात पर नजर रखना भी शुरू कर दी। अलबत्ता इन बातों से दाऊद इब्राहिम के बिजनेस पर कुछ खास फर्क न पड़ा। क्रिकेट के सट्टे उसी तरह चलते रहे और बॉलीवुड की कोई फिल्म दाऊद इब्राहिम की सरमायाकारी के बगैर कामयाब न हो सकती थी। दाऊद इब्राहिम का बिजनेस भारत, साउथ एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में उसी तरह चलता रहा। जिस वक्त अमरीकी हुकूमत की जानिब से दाऊद इब्राहिम के खिलाफ ऑर्डर जारी किए गए, उस वक्त भारतीय डिप्टी वजीर आजम LK एडवानी ने, जो कि अमूर खारजा भी देख रहे थे, बड़े तमतराक के साथ कहा था कि आज अमेरिका ने भी भारतीय मौक़िफ़ की तायद कर दी है। भारतीय जनता पार्टी
की मखलूत हुकूमत ने अव्वल रोज से ही अमेरिका पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि दाऊद इब्राहिम को भारत लाकर मुकदमात का सामना करने पर मजबूर किया जाए और वो जहां कहीं भी हो उसे भारत लाया जाए। बीजेपी हुकूमत ने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए दाऊद इब्राहिम के कारोबार से मुताल्लिक पूरी दुनिया से डाटा इकट्ठा किया और अमरीकी इंतजामिया के हवाले कर दिया और दाऊद इब्राहिम को अफगान तालिबान के साथ भी नत्थी किया ताकि अमेरिका संजीदगी के साथ इस काम को आगे बढ़ाए। भारतीय खुफिया एजेंसियां इस सिलसिले में CIA के साथ मिलकर काम कर रही थीं। एडवानी इंतजामिया ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ अमेरिका को बहुत से सबूत फराहम किए कि दाऊद इब्राहिम अब महज एक डॉन नहीं रहा, बल्कि शिपिंग इंडस्ट्री, मीडिया, ड्रग ट्रैफिकिंग और असलहे की तरसील में वो बेपनाह कुव्वत हासिल कर चुका है। भारत के मुताबिक डी कंपनी का CEO अब एक बहुत ताकतवर शख्स बन चुका था। उसके बाद मजीद अमरीकी हमदर्दियां हासिल करने की गरज से एडवानी ने अमरीका को ये बावर करवाने की कोशिश की कि दाऊद इब्राहिम की सरगर्मियां न सिर्फ अमरीकी बल्कि इसराइली मफादात के भी खिलाफ जा रही हैं। इस सिलसिले में भारतीय एजेंसियों ने अमरीकी इंतजामिया को बावर करवाने की कोशिश की कि मुम्बासा के वाक़े में भी डी कंपनी मुलव्विस थी। कीनिया के शहर मुम्बासा में 2002 में उस होटल को बमों से उड़ा दिया गया था जहां इसराइली ठहरे हुए थे। उसके बाद उस जहाज को उड़ाने की भी कोशिश की गई जिसमें इसराइली यहूदी सवार थे, इसीलिए दुबई से अनीस इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया गया था। IB और रॉ के एहलकारों ने पूरी कोशिश की थी कि अमेरिका को यकीन दिलाया जाए कि मुम्बासा में मौजूद डी कंपनी के वेयर हाउस ने उस कार्रवाई में अहम किरदार अदा किया है और इस ऑपरेशन का चीफ अनीस इब्राहिम था। कीनिया में डी कंपनी के एक एहलकार मधु चित्तौर को भी 4 साल कबल गिरफ्तार किया गया था। अलबत्ता अमरीकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और भारतीय इंटेलिजेंस कुछ भी कारगर साबित न हुई। बिलाखिर भारतीय हुकूमत ये सोचने पर मजबूर हो गई कि शायद अमेरिका इस सिलसिले में संजीदा ही नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में कुछ सर्द महरी भी आई। दाऊद इब्राहिम आज भी भारत की सरजमीन से दूर बैठकर भारत पर अपना असर और रसूख जाहिर कर रहा है। आज भी बॉलीवुड उसके ज़ेरे असर है, बल्कि उसने बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड में भी कामयाब बिजनेस किया। आज भी कई भारतीय सियासतदानों से उसके रवाबित हैं और आज भी भारतीय पुलिस वालों को दाऊद इब्राहिम जिसकी चाहे सुपारी देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं।